सभी विद्वान साथियों को नमस्कार। आज के सेशन में हम संकल्प निपुण के विषय में जानेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी निपुण के कोऑर्डिनेटर का चार्ज है और विभाग की ओर से बीच बीच में सर्कुलर्स जारी किए जाते हैं, जिसमें आप सभी के लिए ट्रेनिंग की बात कही गई है। मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप सभी तक निपुण के संदर्भ में मुख्य बातों को पहुंचा दूं। और इस कड़ी में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि निपुण क्या है। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि हमारे विद्यालय में, हमारे विभाग में गत वर्ष तक मिशन बुनियाद प्रभावी था, जो एफएलएन का मुख्य आधार था, और उसी के तर्ज पर उसका अपडेटेड वर्जन कहीं न कहीं निपुण के रूप में सामने आया है। निपुण के फुल फॉर्म को यदि देखा जाए तो इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। कुल मिलाकर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर आधारित भारत सरकार के नई शिक्षा पद्धति में यह मिशन बुनियाद को रिप्लेस करके आई एक नई स्कीम है, जिससे कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं को बेहतर लाभ मिलने की संभावना है। उनके फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में सुधार होने की संभावना है। आप सभी साथियों ने गत वर्ष तक इसके रिगार्डिंग काफी कार्य किया है, असेसमेंट किया है, इसके संदर्भ में आप सभी ने कक्षाएं ली हैं, आपको लगभग ज्ञात है। आज के इस सेशन में हम यह जानेंगे कि निपुण मिशन बुनियाद से भिन्न कैसे है, इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे पिछले क्रियाकलापों से भिन्न होगी, और असेसमेंट जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। हम आज ये जानेंगे कि निपुण में छात्र का स्तर क्या क्या हो सकता है, और साथ ही यह देखेंगे कि टीचर के पास कौन सा मॉड्यूल रहेगा और विद्यार्थियों के पास कौन सा मॉड्यूल रहेगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मैं आपके समक्ष एक पीपीटी को लेकर प्रस्तुत होता हूं। हम निपुण को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पीपीटी हमारे समक्ष खुली हुई है। इसमें निपुण के संदर्भ में कई बातें आप तक पहुंचाई गई हैं, बताई गई हैं। इसमें यदि हम इसका अवलोकन करें तो मुझे इसका पेज नंबर 16 निकालना होगा। पेज संख्या 16 में आप देख सकते हैं कुछ स्टेप्स की चर्चा की गई है। एक बार मैं दोबारा शुरू करने की कोशिश करता हूं। एक बार इसको ध्यान से देखा जाए। निपुण के रिगार्डिंग एससीईआरटी के क्या क्या प्रावधान हैं, एससीईआरटी की क्या क्या रणनीतियां हैं,
उसे हम इस पीपीटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टेज 1 में है बेसलाइन असेसमेंट, ओरिएंटेशन एंड टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग। स्टेज 2 में है कंडक्टिंग बेसलाइन असेसमेंट। 3 में है एफएलएन पीरियड एंड रेडीनेस मॉड्यूल इंप्लीमेंटेशन। 4 में क्या है, मिडलाइन असेसमेंट बाय एससीईआरटी। यानी हमें यह ध्यान रखना है कि हमें एक बेसलाइन असेसमेंट करने का अवसर मिलेगा और उस अवसर के आधार पर जो बच्चे लेवल 1 में पाए जाएंगे उनके लिए नियमित क्लास चलाने की बात कही गई है, कक्षा संचालन की बात कही गई है, और बीच बीच में एससीईआरटी के टीम के माध्यम से, फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से इसकी नियमित जांच भी की जाएगी। इसको भी ध्यान में रखना है। पहली जो प्रक्रिया है यह जून से सितंबर के मध्य होगी। जब इसके फेज 2 को हम देखेंगे तो इसके फेज 2 में हम पाते हैं स्टेज 5 में क्या है, इंटरवेंशन थ्रू स्टूडेंट वर्कबुक एंड टीचर मैनुअल। 6 में है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और 7 में है इनलाइन असेसमेंट, जो सबसे लास्ट में जाकर होगा। यह एक तरह की रणनीति है, जैसे हम पहले भी करते थे कि छात्रों का बेसलाइन असेसमेंट करते थे, उसके बाद ग्रुप्स बनाकर उनकी क्लास चलाई जाती थी और फिर उसके बाद इनलाइन असेसमेंट के माध्यम से यह सुनिश्चित करते थे कि हमारी उपलब्धियां क्या रही है। प्रारूप लगभग वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। हम अगले पेजेस में इसको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे पेज नंबर 19 पर, 19 पर। आपको गौर से देखने की आवश्यकता है। जब हम मिशन बुनियाद चला रहे थे तो हमारे पास 2 भाषाएं थी, हिंदी और अंग्रेजी, और एक अन्य विषय में गणित भी था। आज भी हमें 3 ही सेक्शन पर काम करना है एफएलएन में। उस कड़ी में ध्यान रखना है कि लैंग्वेज में फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इन फोनिक्स पर ध्यान देना है, रीडिंग कंप्रीहेंशन की तरफ छात्रों को बढ़ावा देना है, और राइटिंग प्रैक्टिस, जो हमारे विद्यालयों में छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर कर आता है, उसको सुधारना है। हम देखते हैं कि हमारे स्कूल्स में क्या होता है। आजकल जब बच्चे लिखते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें ढेर सारी त्रुटियां होती है, हर्षित दीर्घी मात्राओं की गलतियां होती है, इंग्लिश में स्पेलिंग एरर्स होते हैं। तो विभाग ने इस बात को संज्ञान में लिया और इस बार थोड़े बहुत परिवर्तन कर दिए गए। आप सबको ज्ञात होगा कि मिशन बुनियाद के समय जब हम इस असेसमेंट को आगे बढ़ाते थे तो इसमें लैंग्वेज में क्या था, बिगिनर, कैरेक्टर, वर्ड, पैराग्राफ, स्टोरी एंड एडवांस स्टोरी। ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स में क्या था, बिगिनर, उसके बाद 0 से लेकर 1 से लेकर 9 तक, 11 से लेकर 99 तक, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, घटाव और भाग। तो यहां तक के आधार पर हम अवलोकन मूल्यांकन करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा आधार बदल गया है उसका। मैथमेटिक्स में क्या है, नंबर कॉन्सेप्ट, नंबर ऑपरेशन, ऑपरेशन एप्लीकेशन, जियोमेट्री जो नया ऐड हुआ है, और मेजरमेंट। अब आपको संज्ञान में इन बातों को धारण करना है कि हमें इन बिंदुओं के आधार पर अपनी कक्षा भी चलानी है, असेसमेंट भी करना है, और गौरतलब है कि अब जो असेसमेंट होगा उसका क्वेश्चन डिपार्टमेंट भेजेगा। उसमें आंसर लिखने के कॉलम होंगे, छात्र के नाम और आईडी लिखने की जगह होगी, और शिक्षक जो असेसमेंट करेंगे उसके लिए अलग संभाग होगा। बिल्कुल ही सब कुछ पहले से प्रिपेयर्ड होगा, रेडी होगा। केवल आपको अपनी ऊर्जा लगाकर सही मूल्यांकन करना है। इस कड़ी में एससीईआरटी के प्रयासों से डीओई ने 2 कॉपीज डेवलप की है। एक कॉपी है आपकी स्टूडेंट कॉपी और दूसरी है आपकी टीचर्स कॉपी। स्टूडेंट कॉपी का सीधा संबंध है कि असेसमेंट में पूछे जाने वाले प्रश्न से है, और टीचर्स कॉपी का जो संबंध है
वह संबंध आपसे है कि आपको किस तरह से डील करना है, आपको किस तरह से असेसमेंट करना है, आपको जांच किस तरह से करना है। इन सभी प्रक्रियाओं की चर्चा टीचर्स कॉपी में होगी, जिसको हम किसी अगले पीडीएफ में आपको अभी दिखाएंगे इसी सत्र में। आगे चला जाए और मुख्य बातों को देखने की कोशिश करते हैं। इस बार जो बेसलाइन असेसमेंट होना है, यह बेसलाइन असेसमेंट की कड़ी में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक का विद्यालय है, तो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों पर ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो संकल्प निपुण है वह 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। तो 1 से 5 तक हमारे वाले आफ्टरनून सेशन में नहीं है, तो 6ठी से 8वीं वर्ग दायरे के बच्चे इस कड़ी में आएंगे और उन पर यह कार्य करना है। इस पीपीटी को आप गौर से देख सकते हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के असेसमेंट की बात कही गई है। कक्षा 1 के बच्चे पर इसलिए लागू नहीं होगा कि उसके लिए कोई बेसलाइन असेसमेंट नहीं होता है। कक्षा 2 से कक्षा 8 के बच्चों के लिए लागू होगा। तो स्पष्टतः हम 6 to 8 के विद्यार्थियों को इस दायरे में रखेंगे। ये टीचर्स कॉपी की बातें हैं। इसको भी हम आपको एक क्वेश्चन वाले पीपीटी से समझाएंगे, ताकि आप बेहतर ढंग से चीजों को देख सकें, समझ सकें और इसका इंप्लीमेंट कर सकें। इसमें एक नया टर्म है स्माइल, इसको देख लीजिए। स्माइल का फुल फॉर्म दिया गया है। एस से है सेट द स्टेज, एम फॉर मॉडल द मेथड, आई फॉर इनिशिएट द असेसमेंट, एल फॉर लुक एंड प्रोवाइड, ई फॉर एंड विथ इनकरेजमेंट। इसको अपने स्तर से भी आप एक बार देख सकते हैं। इसका सार मैं आपको बता दूं। एक बात ध्यान रखना है, जब आपने असेसमेंट का क्वेश्चन पेपर अपने कक्षा में बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उस बात को ध्यान में रखना है कि यदि कोई बच्चा, यदि कोई छात्र प्रश्न को नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसको उत्तर बताने या किसी प्रकार के हिंट को देने की कोशिश नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप उस बच्चे को लाउडली क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के सुना सकते हैं। किसी प्रकार की किसी भी तरह की हिंट देने की कोई जरूरत नहीं है। छात्र या छात्रा जो भी है खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। आप केवल क्या होंगे? एक इन्विजिलेटर के रूप में, एक परीक्षक के रूप में, एग्जामिनर के रूप में आपकी भूमिका होगी। इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न के प्रारूप आपके समक्ष हैं। जैसे क्वेश्चन है, लिसन एंड सर्कल द वर्ड दैट यू हियर। अब इसमें क्या आ सकता है कि जैसे आपको इन 4 विकल्पों में से एक शब्द बोलना होता है। यदि बच्चा उस शब्द को इनसर्कल कर देता है तो सही माना जाएगा। यदि बच्चा उस शब्द को इनसर्कल नहीं कर पा रहा है तो गलत माना जाएगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे सेशन में यदि आपने मार्किंग स्कीम को सीख लिया, बेसलाइन असेसमेंट कैसे करना है इसको सीख लिया, तो सेशन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। इसको कैसे समझें? मान लेते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है। यह पीपीटी मैं आप सब तक शेयर कर दूंगा यदि आपको दिख नहीं रहा हो बोर्ड पर। पहले क्वेश्चन के 4 विकल्प हैं। 3 बातें हो सकती है। किसी वैकल्पिक प्रश्न में 3 बातें हो सकती है। या तो छात्र उसको क्या करेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो आपको क्या करना है, आपको एक सीट मिलेगी। उस सीट में उस छात्र के नाम के सामने उस क्वेश्चन नंबर पर एन लिखना है। एन मतलब नॉट अटेम्प्टेड, छात्र ने उसको कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, नॉट अटेम्प्ट किया, तो एन लिखना है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है
और छात्र ने गलत जवाब दिया है, उसको 0 नंबर मिलेगा उस क्वेश्चन में, वहां पर आप 0 भरेंगे। ये मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, मेरे पास एक दूसरी सीट भी है। और यदि छात्र ने सही जवाब दिया तो एमसीक्यूज के सही जवाब में उसको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 1 अंक मिलेंगे। मैं समझता हूं कि आपने समझ लिया होगा। अटेम्प्ट नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड, एन लिख देंगे आप। यदि गलत जवाब दिया तो उसको 0 नंबर मिलेगा, सही जवाब दिया तो 1 अंक मिलेगा। ध्यान रखना है, जितने भी एमसीक्यूज हैं उसमें आपको इसी विधि को अपनाना है, इसको ध्यान रखना है। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो चर्चा करेंगे हम सब्जेक्टिव में। वहां मसला थोड़ा सा पेचीदा है, वहां आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ इस तरह से एक सीट आपको मिलेगा, यहां पर छात्र का नाम और आईडी आ जाएगा। बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा पढ़कर सुना देता हूं, आपको वीडियो में नहीं भी दिख सकता है, लेकिन यह पीपीटी जब आप तक शेयर कर देंगे तो वहां आप देख लीजिएगा। पहला का पहला, पहला का दूसरा, पहला का तीसरा, पहला का चौथा, 4 क्वेश्चन है। पहला के पहला में यदि छात्र ने कुछ नहीं भरा तो एन लिख देंगे। पहला का दूसरा छात्र ने सही बना दिया तो 1 नंबर दे देंगे उसमें। पहला का तीसरा सही बना दिया तो 1 नंबर दे देंगे उसमें। पहला का चौथा भी सही बना दिया तो 1 नंबर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का पहला गलत बनाया तो 0। सेकंड क्वेश्चन का दूसरा गलत बनाया तो 0। इस पद्धति से ऐसे आप मार्किंग करेंगे और अंत में क्या होगा, एंड में सभी स्कोर्स को ऐड कर लिया जाएगा और वही छात्र का बेसलाइन स्कोर होगा, जिसके आधार पर जो निपुण संकल्प के कोऑर्डिनेटर होंगे, जैसे अभी आपके विद्यालय में फिलहाल मैं हूं, तो मेरा कार्य रहेगा कि इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया जाए, इसको एक्सेल का रूप दिया जाए और संबद्ध विभाग को भेज दिया जाए। यह मेरा कार्य रहेगा। और अगला मेरा कार्य रहेगा इसमें इंप्रूवमेंट के लिए क्लास की व्यवस्था कैसे की जानी है, उसके संदर्भ में आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने के संदर्भ में मेरा कार्य बचा रहेगा अब भी, जो मैं आगे चलकर करूंगा इसी कड़ी में। और इस कड़ी में बेसलाइन में जिस लेवल पर छात्र था उसकी उपलब्धियों को बढ़ाने में मैं आपका सहयोग करूं, यह मेरा रोल रहेगा। आगे चला जाए। मैं चाहता हूं कि एक बार आपको 2 सीट्स दिखाई जाए, छात्र की कॉपी कौन सी है और टीचर की कॉपी कौन सी है। हमारे समक्ष एक क्वेश्चन पेपर है, जैसे हम मिड टर्म लेते हैं, जैसे एनुअल लेते हैं, उस तरह से असेसमेंट का एक पेपर आएगा, इस बार बना बनाया आएगा। उसका डिजाइन ऐसा रहेगा, ये आपको दिख रहा होगा। छात्र अपना नाम यहां लिखेगा, रोल नंबर यहां लिखेगा, क्लास और सेक्शन यहां लिखेगा। रोल नंबर में वो आईडी भी लिख सकता है, इसको ध्यान रखना है। ये प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, हल कीजिए, सॉल्व इट, एडिशन का क्वेश्चन है। इस तरह से छात्र के पास प्रश्न रहेंगे, ध्यान रखना है। भाषाई प्रश्न भी रहेंगे, वैकल्पिक प्रश्न रहने की अधिक संभावना है, क्योंकि जो मेन मॉड्यूल अभी मैंने आपको दिखाया था उसमें अधिकतर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, लास्ट के 1 या 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव बेसिस के थे। तो ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव वाले में क्लियर कंसेप्ट है, छात्र ने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको एन मिलेगा, एन मतलब नॉट अटेम्प्टेड। गलत किया तो 0 नंबर मिलेगा, सही किया तो 1 अंक मिल जाएगा। सब्जेक्टिव वाले में हम इसको विस्तार से देखेंगे, वहां क्या करना है। यह क्लास 6 के असेसमेंट का एक मॉड्यूल है, बेसलाइन असेसमेंट का मॉड्यूल है। अब हम देखते हैं कि टीचर के पास जो डमी ग्रेड है, जो डमी मॉड्यूल है, वो क्या है। ध्यान रखिएगा इसको। आपको याद रखना है कि जब भी असेसमेंट होगा बच्चे पेन से नहीं लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे और साथ में इरेजर लाएंगे। यदि उनसे गलती हो जाए तो मिटाने की संभावना और पुनः सही करके लिखने की संभावना उन तक बची रहे।
उनके पास बची रहे। क्लियर मेंशन्ड है, आप इस लाइन को देख लीजिए। पेंसिल एंड इरेजर की बात कही गई है। चेक दैट ईच चाइल्ड हैज ए पेंसिल एंड इरेजर, प्रोवाइड वन इफ नीडेड। यदि किसी को आवश्यकता पड़ती है, एक आध बच्चे को विद्यालय की ओर से भी दिया जा सकता है। वर्कशीट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पेन और इरेजर का प्रयोग करेंगे छात्र सॉल्व करने के लिए। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट आपको देना है और ध्यान रखना है, यदि बच्चा पर्सनल डिटेल्स को नहीं भर पा रहा है तो उसको भरने में आपको मदद करना है, क्योंकि जब भी आप कॉपी कलेक्ट करेंगे लास्ट में, तो यह शिक्षक की जिम्मेदारी होगी, जिन्होंने परीक्षा ली है, यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि बच्चे का नाम, आईडी, रोल नंबर, क्लास इत्यादि सही भरे हैं कि नहीं। यह अंतिम जिम्मेदारी आपकी ही होगी। आगे चला जाए। अगला पॉइंट है एक्सप्लेनिंग हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेगा, यह आपको बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना है, थोड़ा सा उनको बता देना है, हिंट कर देना है कि अटेम्प्ट कैसे करना है। ध्यातव्य है कि किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना है आपको, बस ये बता देना है। अगली मुख्य बातों में आते हैं। एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वह 60 मिनट का होगा, यहां आपको दिख रहा होगा अबाउट 60 मिनट्स। विशेष कंडीशन में आधा घंटा और दिया जा सकता है, लेकिन वो संभवतः GWSN या अन्य केसेस में लागू होंगे। सामान्यतः हमें 60 मिनट्स में ही काम करवाना है, 60 मिनट की परीक्षा होगी। जो CWSN या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, EVGC उनको राइटर अवेलेबल करवा सकता है, उसके माध्यम से वो परीक्षा को दे सकते हैं। आगे चलेंगे। जैसे यह प्रश्न का प्रारूप आपके समक्ष है, इसी तरह के प्रश्न वहां होने की संभावना है। अधिक संभावना MCQs की है, MCQs होंगे। आपको जिन बातों पर विशेष ध्यान देना है वो है आपका असेसमेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं सीधे आपको असेसमेंट के टैब पर लेकर चलता हूं। ध्यान से देखिए, यहां से आपको बारीकी से समझ में आएगा। क्वेश्चन, आंसर और मार्किंग स्कीम, ये बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द एप्रोप्रिएट लेटर्स, और इसमें खाली स्थान छोड़ा हुआ है। जैसे फैन में ए का खाली स्थान छोड़ा हुआ है, ट्री में आर का छोड़ दिया हुआ है। इस तरह से छात्र को भरना है। आपको सिर्फ 3 बातें देखनी है। बच्चे ने यदि क्वेश्चन को कुछ नहीं किया, टच भी नहीं किया, छोड़ दिया, नहीं बनाया, तो उसको N मिलेगा, N, नॉट अटेम्प्ट। यदि उसने गलत भरा शब्द तो 0 नंबर, या कोई इरिलेवेंट रिस्पॉन्स कर दिया तो 0 नंबर। जैसे मान लीजिए पेन में उसको ए भरना था, बीच में F और N के बीच में डैश था, उसने ए की जगह एक फूल का चित्र बना दिया, तो इरिलेवेंट हुआ, उसको वहां पर 0 मिलेंगे। अटेम्प्ट किया उसने तो N नहीं लिख सकते हैं, वहां 0 मिलेगा। यदि बच्चे ने सही शब्द भर दिया तो 1 नंबर मिलेगा। पूरे MCQs का तरीका लगभग समान है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न को देख लीजिए। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टिक करेक्ट फॉर ट्रू एंड इनकरेक्ट फॉर फॉल्स फॉर सेंटेंसेस। द टीचर इज स्टैंडिंग, ये मान लीजिए वाक्य है, और क्लास में टीचर मान लीजिए टहल रहे हैं, और तब बच्चे ने स्टैंडिंग में सही टिक लगा दिया तो गलत माना जाएगा। और शिक्षक वास्तव में खड़े हैं और बच्चे ने स्टैंडिंग में टिक किया है, सही का टिक, तो सही माना जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। N01 का कंसेप्ट यहां भी लगा देंगे। नॉट अटेम्प्टेड तो N, सही जवाब दिया है तो 0, गलत जवाब दिया है, सही जवाब दिया है तो 1, गलत जवाब दिया है तो 0। इसको ध्यान में रखेंगे। जहां भी इस तरह के प्रश्न हैं वहां यही विकल्प चलते रहेंगे।
इंपॉर्टेंट क्या है अब इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला पोर्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे राइट 5 सेंटेंसेस ऑन द टॉपिक माई होम। एक क्वेश्चन आ गया कि माई होम टॉपिक पर 5 वाक्य लिखकर दिखाना है। यहां भी 3 तरह की स्थितियां हो सकती हैं। एक तो कि बच्चा अटेम्प्ट ही ना करे, तो एन लिख देंगे। बच्चा यदि गलत करता है, अब क्या गलत करता है उसको देखिए। राइट्स इनकरेक्ट अनरिलेटेड कैरेक्टर्स और सिंबल्स दैट डू नॉट रिजेंबल एनी लेटर और वर्ड। मतलब इतना मानिए, कुछ ऐसा अटपटा सा लिखता है जिसका संबंध इस वाक्य से नहीं है, तो 0 नंबर। यदि माई होम के वाक्य से जुड़ा हुआ कुछ लिखता है, राइट्स ओनली रिकॉग्नाइजेबल लेटर्स और वर्ड्स विथ नो मीनिंग रिलेवेंस, जिसका कोई मीनिंग नहीं है लेकिन आपको लगता है कि इसके संदर्भ में, जैसे होम के बारे में ही HOM लिख देता है तो गलत। लेकिन उसका जो सोच है, उसकी जो थिंकिंग है, वो होम के आसपास की है, होम शब्द के आसपास जा रही है, गलत है। फिर भी आपको 1 नंबर देना चाहिए उसके लिए, गलत होने पर भी, क्योंकि सोच पा रहा है उसके बारे में। राइट्स अप टू 3 मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट रिटन वर्ड्स। यदि 3 शब्द उस कथन के बारे में लिख देता है, थोड़ा बहुत एरर के साथ भी, तो 2 नंबर देना है। 3 से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स लिखता है उसके बारे में और 2 मिस्टेक भी कर देता है उसमें, तो आपको 3 नंबर देना है। 3 वर्ड्स में 2 नंबर, 3 से अधिक वर्ड्स में 3 नंबर। कुछ उसके संदर्भ में गलत फलत भी लिख दे कम से कम, नहीं कुछ से कुछ अच्छा, तो 1 नंबर। इतना याद रखिए। 4 में है राइट्स अप टू 2 सिंपल मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट सेंटेंस। 2 वाक्य लिख देता है, तो 4 नंबर। थोड़ा बहुत एरर भी करे तो इग्नोर कर देना है। 3 से 4 मीनिंगफुल वाक्य लिख देता है, तो 5 नंबर। और यदि बच्चा 5 से ज्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस लिख देता है, तो 6 नंबर। मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। सब्जेक्टिव वाले को विशेष गौर से देखना है। ऑब्जेक्टिव तो आप कर लेंगे, N01 एक ही कंसेप्ट है। सब्जेक्टिव में क्या है? नॉट अटेम्प्टेड एन। यदि बच्चा, जैसे माई होम एक टॉपिक है, होम से जुड़ा हुआ 1-2 शब्द लिखने का प्रयास करता है, गलत फलत प्रयास, तो 1 नंबर। बच्चा यदि 3 शब्द लिखता है जिसमें कुछ अशुद्धियां भी हो जाए, थोड़ा बहुत की गुंजाइश हो, लेकिन शब्द सही भी हो, एक आध शब्द, जैसे 2 शब्द सही हो, एक में अशुद्धि हो, तो 3 वर्ड्स के लिए उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। 3 से अधिक वर्ड्स के लिए उसको 3 नंबर मिल जाएंगे। 2 सेंटेंस के लिए 4 नंबर, 4 सेंटेंस के लिए 5 नंबर, और यदि 5 से ज्यादा वाक्य लिखने की स्थिति में है तो 6 नंबर। इस तथ्य को एकदम गांठ बांध कर याद कर लीजिए। ये आपके असेसमेंट में आपकी काफी मदद करने वाला है। जिनके हाथ भी असेसमेंट लगेगा, इसी पद्धति का वो प्रयोग भाषा में करेंगे विशेषकर। आगे चलते हैं। एक शीट जो पिछले वीडियो में, पिछले टैब में नहीं दिख रहा था, उम्मीद करता हूं कि इस टैब में थोड़ा आपको दिख पा रहा होगा। ठीक ठीक, ज्यादा बड़ा है। पहले वाले में संबंधित क्लास के विद्यार्थी का नाम और उसकी आईडी आ जाएगी। मान लीजिए पहला क्वेश्चन का 4 भाग है, 1 2 3 4। ऑब्जेक्टिव है, उसको उस हिसाब से चेक कीजिए। जैसे मैं एक बनाकर आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं कि एक बच्चे का नाम है सुरेश। बच्चे का नाम आ गया, बच्चे की आईडी आ गई। इसमें पहला क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं करता है, तो एन लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन बच्चा गलत बनाता है, तो 0 नंबर देंगे। तीसरा सही बनाता है, ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर देंगे। चौथा सही बनाता है, 1 नंबर देंगे। और ये कैसा है? MCQ बेस्ड है। ठीक है। ये भी क्या है? MCQ बेस्ड है। मान लीजिए अटेम्प्ट कर लिया, सही बनाया, 1 नंबर। अटेम्प्ट कर लिया, गलत बनाया, 0 नंबर। अटेम्प्ट नहीं किया तो एन। अटेम्प्ट कर लिया, सही बनाया, तो 1 नंबर। इस प्रारूप से आप इस पर काम कर सकते हैं। अब पैसेज वाले में देखिए, जंबल्ड वर्ड वाले में देखिए। अब पैसेज यदि भाषाई क्वेश्चन है, जहां उसको लिखने की बात कही जा रही है, कुछ लिखना है उसको, या जंबल वर्ड वाले में मान लीजिए क्या होता है कि शब्दों का क्रम सजाना है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करें? मान लेते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
ठीक है। क्वेश्चन वही है, मान लीजिए कि माई होम पर 5 वाक्य लिखना है। बच्चे ने यदि किसी प्रश्न में अटेम्प्ट नहीं किया तो एन, अटेम्प्ट किया, गलत फलत पूरा लिखा एक दो शब्द, सारा गलत है तो 0। यदि 3 वर्ड्स लिखता है, 3 शब्द, हिंदी या इंग्लिश जिसका भी परीक्षा हो, दोनों में लागू होता है ये। 3 वर्ड्स लिखता है, थोड़ी अशुद्धियां भी हैं लेकिन बाकी वर्ड सही हैं, मान लीजिए एक वर्ड अशुद्ध है, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या मिल जाएगा? 1 नंबर तो मिल ही जाएगा उसको। अगले वाले में 2 नंबर मिलेगा, उससे अधिक में। सेंटेंस लिखने लगेगा तो 3 नंबर, 4 वाक्य लिख देगा 4 नंबर, इस तरह से उसको कर देख लीजिएगा दोबारा। तो ऐसे करना है, ठीक है, इस तरह से मूल्यांकन करना है उसका। आगे चलते हैं। एक बार मैं आपको ये सीट दोबारा से दिखा देता हूं, याद हो जाएगा। नॉट अटेम्प्टेड में एन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड वर्ड नहीं है टॉपिक से तो 0। यदि रिकॉग्नाइजेबल लिखता है तो 1। थोड़ा संशोधन कर लेता हूं मैं इसमें, यहां पर रिकॉग्नाइजेबल है तो 1, 3 शब्द लिखने की स्थिति में है तो 2, 3 से अधिक शब्द लिखने की स्थिति में है तो 3, 2 वाक्य लिखने की स्थिति में है तो 4, 4 वाक्य लिखने की स्थिति में है तो 5 नंबर, अब 5 से अधिक वाक्य लिखने की स्थिति में है तो 6 नंबर। यह आपका आधार होना चाहिए। असेसमेंट सीट को भी आपने देख लिया है कैसे भरना है, तो यह आपकी कॉपी रहेगी। अब बात करते हैं कुछ और बिंदुओं की जो इससे जुड़ी हुई है, और मुझे लगता है कि ये बिंदुएं आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पीपीटी के अन्य पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, क्योंकि यह 320 पेज का पीपीटी है और एक शॉर्ट सेशन में संपूर्ण बातों को एक साथ बताना संभव भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, गणित में भी आपको इस तरह का एक गाइडलाइन में प्रोवाइड करवा दूंगा, सेम है। बस ध्यान रखना है गणित में क्या होता है, गणित में स्तर थोड़े से अलग हो जाएंगे। जैसे एमसीक्यूज में वही N01 चलेगा, लेकिन जो नन एमसीक्यूज क्वेश्चन है, नन मल्टीपल चॉइस है, सब्जेक्टिव है, बनाकर सवाल को सॉल्व करके दिखाना है, तो वहां पर आपको आगे हम भेज देंगे। अभी मेरे पास वो पीपीटी आई नहीं है इसमें, उसको कैसे करना है स्पेशली जहां तक मैं समझता हूं, उसमें भी एक बात ध्यान रखना है, स्टेप मार्किंग रहेगी उसमें भी। उसका आने वाला है कल, तो कल आप तक प्रोवाइड करवा देंगे। ग्रुप में एक मिशन बुनियाद का ग्रुप था, उसी का नाम निपुण संकल्प करके उसमें भेज दिया जाएगा, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे हमारे पास जो क्वेश्चन का बंडल आया हुआ है उसमें पैक है पहले से, फिलहाल हमारे पास खोलने का परमिशन नहीं है। उसमें मैथ का भी सब्जेक्टिव का गाइडलाइन दिया हुआ है, आप उसको पढ़ के कवर कर सकते हैं, लगभग भाषा के जैसा है, ज्यादा डिफरेंस वहां भी नहीं है। अब हम जानेंगे कि सरकार को इस पहल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आज भी देखा जाता है कि 8वीं संवर्ग तक के जो बच्चे हैं उसमें 30% बच्चे ही पढ़ने लिखने में, गणनाएं करने में समर्थ हैं। तो निश्चित तौर पर यह जो योजना है वो पूरे देश के लिए है, और यह वैश्विक योजना है। विश्व के अन्य देशों में भी संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इस योजना को चलाई जाती है। इसी के कारण हमारे विद्यालय में भी एससीईआरटी और डीओई के पारस्परिक सहयोग से यह लागू किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बेसलाइन असेसमेंट को आज समझ लिया होगा, और इससे जुड़ी कोई दुविधा यदि आपके मन में बसती है तो आप निसंदेह मुझसे पूछ भी सकते हैं। एक और इसमें दूसरा पीपीटी है जो आप सभी तक मुझे शेयर करना है। उस पीपीटी में सभी गाइडलाइन दिए गए हैं कि जब असेसमेंट के बाद लेवल 1 के बच्चों का चुनाव होगा, उन पर काम कैसे करना होगा। तो जैसे थिंक अलाउड एक टॉपिक है,
आगे आप देखिएगा, इसके अंतर्गत शिक्षक को गाइड किया गया है कि आपको करना क्या है, एग्जाम्पल के साथ टिप्स लिखे गए हैं और उसके आधार पर लर्निंग आउटकम्स की भी चर्चा इसमें दी हुई है। इस पीपीटी को मैं आप सभी तक शेयर कर दूंगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। इसके सहयोग से अपने अपने संबंधित विषयों में आप कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। इसमें पहले से प्री बिल्ड कंटेंट भी दिए गए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और जब भी इसकी क्लास शुरू होती है तो आप उसका प्रयोग वहां पर निसंदेह कर सकते हैं। कुछ बातें आज की सेशन में हमने मिस की है समय अभाव में, उसको अगले किसी सेशन में आप सभी तक पहुंचाएंगे। एक सूचना है कि जब तक बेसलाइन असेसमेंट शुरू नहीं होता है, मैंने आज भी विद्यालय के दोनों ग्रुप में शेयर किया है कि हिंदी, इंग्लिश और गणित के जो विषयाध्यापक हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, जिन जिन क्लास को पढ़ाते हैं, आप उन क्लास में उन बच्चों को रिकॉग्नाइज कीजिए, छांटिए, पहचान कीजिए। जो बच्चे आइडेंटिफाई कीजिए जो बच्चे लेवल 1 के स्तर में हैं। जब मैं लेवल 1 कह रहा हूं तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक बार इसको भी समझ लीजिए, कुछ साथी हमारे नए हो सकते हैं इसमें। जब मैं भाषा में जब मैं लैंग्वेज में लेवल 1 की बात करता हूं तो इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं की बात कर रहा हूं। नया जो निपुण संकल्प है, इसमें कौन कौन से स्तर हैं? एक तो है बिगिनर, उसके बाद है लेटर। पहले था कैरेक्टर, अब है नाम लेटर। शब्द, वर्ड, पैरा, ठीक है। उसके बाद है स्टोरी लेवल 1, स्टोरी लेवल 2 और स्टोरी लेवल 3। इतने स्तर हैं। अभी आप देख लीजिए कि भाषा में यदि कोई बच्चा पैराग्राफ या उसके पीछे है, पैराग्राफ या उसके पीछे है, तो वो बच्चा आएगा लेवल 1 में। लेवल 1 में। और यदि कोई बच्चा पैराग्राफ से आगे है, जैसे स्टोरी 1 2 3 पर है, सामान्य स्टोरी मतलब कहानी को पढ़ सकता है, थोड़ा सा समझ सकता है। स्टोरी 2 का मतलब है कहानी को पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है। और 3 का मतलब है गहराई से विश्लेषण भी कर सकता है। तो पैराग्राफ के आगे बढ़ जाएगा तो वो बच्चा लेवल 2 में है। आपको केवल लेवल 1 छांट के देना है। अभी असेसमेंट में हम दोनों लेवल्स निकाल लेंगे वहां पर। फिलहाल आपका कार्य ये रहेगा, जो हिंदी विषय के सब्जेक्ट टीचर्स हैं वह श्री सतीश पाल जी को सौंप देंगे असेसमेंट। जो गणित के हैं वे सभी शिक्षकगण श्री संजोग सिंह जी को सौंप देंगे। और जो इंग्लिश विषय के हैं उनके इंचार्ज हैं श्री गजेंद्र सिंह जी, गजेंद्र जी को सौंप देंगे। और उन तीनों इंचार्जेस से मैं कलेक्ट कर लूंगा और एक्सेल सीट में बनाकर विभाग को शेयर कर दूंगा। यह मेरा रोल रहेगा। बात आती है गणित की, मैथमेटिक्स की। इसमें क्या है, इस बार से इसमें लेवल रखा गया बिगिनर। बिगिनर मतलब जो शून्य के आसपास है। और इमर्जर, इमर्जर इतना याद रखिए कि बिगिनर का मतलब है शुरुआत, 0 पर है। और इमर्जर में कौन आएगा? तो जो सब्सट्रैक्शन तक पहुंचा है लेकिन डिवीजन पर नहीं गया है, भाग नहीं आता है, उसको सवाल सॉल्व करना नहीं आता है। जैसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मैथ में, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। जैसे एक प्रश्न है कि रमेश के पास 120 सेब थे, उसने 6 मित्रों में बांट दिया, प्रत्येक मित्र को कितना हिस्सा मिला। ऐसे सवालों को यदि नहीं सॉल्व कर पा रहा है, भाग नहीं बना पा रहा है, तो लेवल 1 में ही है। बिगिनर, गिनती,
जोड़ घटाओ यहाँ तक लेवल 1 में ही माना जाएगा। तो गणित के जो हमारे साथी हैं, अध्यापक हैं, वो इस बेसिस पर असेसमेंट कर सकते हैं फिलहाल, इसको आधार मानेंगे। अब आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं बच गई होगी। इतनी बात यदि आपने आज के मीटिंग में, आज के सेशन में समझ ली है, तो मैं समझता हूं कि आपने बेसलाइन असेसमेंट को समझ लिया है। एक और सेशन के माध्यम से हम यह चर्चा करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अधीन जो 2001 से निपुण लागू हुआ है, उसके लर्निंग आउटकम्स क्या है, क्या संप्राप्ति करनी है, अधिगम संप्राप्ति। एज ए टीचर हमें उसमें क्या फाइंड करना चाहिए, किस लक्ष्य को पाने की स्थिति में होना चाहिए, साथ ही उसके जुड़े जो उपबंध हैं, उसके जुड़े जो कुछ संवैधानिक उपबंध के साथ साथ इंप्लीमेंट करने के विषय में अन्य धाराएं हैं, उस सब की चर्चा हम करेंगे। कंटेंट कैसे डेवलप करना है, कंटेंट डेवलप करने में एआई का प्रयोग कैसे करें, इस सब की चर्चा भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूं, समाप्ति की घोषणा करता हूं। आपने बड़े यत्न के साथ सेशन को सुना है। आप सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।